नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी हब पर। दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग। सुबह के बज चुके हैं 5 और जैसे सुबह के 5 बजते हैं मैं आपके सामने करंट अफेयर की क्लास लेके आ जाता हूं। और आज की इस करंट अफेयर की क्लास में बात करने वाले हैं 25 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस आप अंत तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने आपसे दावा किया है, मेरे को आप 2 महीने दे दीजिए, ओनली 2 मंथ दे दीजिए। उसके बाद आप अपना स्टैटिक जीके और करंट अफेयर आप देख लेना, कितना इंप्रूवमेंट उसके अंदर आता है, मैं आपसे दावा करता हूँ। बस एक बार साथ बने रहिए मेरे साथ। रोजाना मैं आपका 20 से 25 मिनट आपका लेता हूँ और उसमें बहुत कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे साथियों, इस क्लास का पीडीएफ भी आपको मिलेगा और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है प्यारे साथियों, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इस बेस्ट स्टडी हब के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ मिलेगा और बहुत सारी जानकारी आपको वहां पर मिलती रहती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और बात करते हैं 25 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, यानी 24 दिसंबर का जो क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में। तो जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, देश का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो देश का पहला लेदर पार्क जो स्थापित किया जाएगा वो आपका कानपुर में किया जाएगा। तो सभी ने आंसर इसका सही दिया था और बहुत सारे मेरे दोस्तों ने इसका करेक्ट आंसर दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चनों की। और आपको पता है स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो आज से 1 साल पुराने क्वेश्चन होते हैं, जो आपकी अभी जो करंट में जो एग्जाम होने वाली है उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने उद्यमिता, वैज्ञानिक पत्रकारिता, नवाचार और युवा वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए किस पुरस्कार की घोषणा की है। किस किस क्षेत्र के लिए? उद्यमिता क्षेत्र के लिए, वैज्ञानिक क्षेत्र के लिए, पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए, नवाचार के क्षेत्र के लिए और युवा वैज्ञानिकों के लिए। इनको सम्मानित करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक पुरस्कार की घोषणा की। उस पुरस्कार का नाम क्या है? तो उस पुरस्कार का नाम है स्ट्राइड पुरस्कार। क्या नाम रखा गया है? उस पुरस्कार का नाम रखा गया है स्ट्राइड पुरस्कार। तो स्ट्राइड पुरस्कार किस किस को दिया जाएगा वो आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 4 मार्च 2020 को राजस्थान के किस मूर्तिकार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा सम्मानित किया गया था? किस मूर्तिकार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा सम्मानित किया गया था? तो उस मूर्तिकार का नाम है हीराराम कुंभावत। हीराराम कुंभावत राजस्थान से बिलोंग करते हैं और इनको मार्च 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा सम्मानित किया गया था अच्छे कार्य के लिए मूर्तिकला के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? आपको पता है जो भी आपका सीट होता है उसमें 25% बच्चों का फ्री में एडमिशन किया जाता है कक्षा 1 से लेकर 8 तक। और वो जो आपकी योजना है वो है आपकी आरटीई योजना, है ना। आरटीई के तहत गरीब तबके के जो बच्चे होते हैं उनका एडमिशन किया जाता है, लेकिन वो कुल सीटों का 25% होता है। यानी अगर स्कूल में 2500 सीटें हैं पहली क्लास की, तो उसमें से 25 बच्चे फ्री में पढ़ेंगे। उसका वहन कौन करेगी? उसके पैसों का वहन करेगी राजस्थान, मतलब सरकार करेगी, भारत सरकार। तो इस मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो इस मामले में राजस्थान का स्थान रहा प्यारे साथियों, किसका? कौन सा स्थान रहा? दूसरा स्थान रहा। कौन सा स्थान रहा? दूसरा स्थान। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो दूसरे स्थान पर रहा राजस्थान आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश के मामले में। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है फर्स्ट नंबर पर कौन रहा, पहले स्थान पर कौन रहा, कौन सा राज्य रहा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है, ऑफलाइन कमेंट करना है। और इसका आंसर अगर आपको नहीं आएगा तो मैं कल आपको बताऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि जब आप कोई चीज़ को खोज के याद करते हो ना, सर्च करके याद करते हो, तो वो बड़ी अच्छे से याद रहती है, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान बजट 2020-21 में राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यातक एक्सपो का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा हुई है। यानी जो राजस्थान बजट 2020-21 में जो राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यातक एक्सपो है, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यातक एक्सपो है, इसका आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा हुई थी? कब? राजस्थान बजट 2020-21 में। तो इसके आयोजन की जो घोषणा हुई थी वो जोधपुर के लिए हुई थी। किसके लिए हुई थी? जोधपुर के लिए। तो ध्यान रखना, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यातक एक्सपो का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया? जोधपुर के अंदर किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, ये क्यों किया गया? तो मैं आपको बता दूं, हस्तशिल्प
का विकास और इसके केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया। ठीक है, हस्तशिल्प के विकास और उसके केंद्रों को बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया गया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में प्रत्येक जिला मुख्यालय को ग्रीन एनर्जी सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? ग्रीन एनर्जी सिटी के रूप में, ग्रीन एनर्जी सिटी के रूप में किस जिला मुख्यालय को, किस राज्य में प्रत्येक जिला मुख्यालय को विकसित किया जाएगा? तो ध्यान रखना, राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय को ग्रीन एनर्जी सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से, राजस्थान इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान के कितने जिलों में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रगतिशील नवाचारी किसानों को चौधरी चरण सिंह स्मृति उत्कृष्ट किसान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? किसके द्वारा? इस स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा, जो कहाँ पर पड़ता है आपका? ये बीकानेर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। तो ध्यान रखना, बीकानेर में स्थित स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो प्रगतिशील और जो नवाचारी किसान हैं उनको प्रत्येक साल चौधरी चरण सिंह स्मृति उत्कृष्ट किसान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वो कितने जिलों को किया जाएगा? तो उन जिलों की संख्या है आपकी 6। कितनी है? 6, ऑप्शन नंबर सी। अब बात आती है कि वो कौन कौन से जिले हैं। तो ध्यान रखना, आपका 6 जिलों में एक तो आता है आपका बीकानेर, बीकानेर आता है। इसके साथ साथ आपका हनुमानगढ़ आता है। इसके साथ साथ आपका गंगानगर आता है। उसके साथ साथ आपका चूरू आता है ना, चूरू आता है। और चूरू के साथ साथ में आपका जैसलमेर आता है, जैसलमेर, है ना। और इसके साथ साथ में आपका एक और आता है झुंझुनू। एक और कौन आता है? झुंझुनू आता है। तो ये 6 जिले हैं, ये 6 जिले हैं जिनको स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा इनके किसानों को, इनके एक एक किसान को चौधरी चरण सिंह स्मृति उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित करेगी प्रत्येक साल। ठीक है, इसकी घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा 23 दिसंबर को की गई थी, 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को की गई थी। और कब ये दिया जाएगा? तो ध्यान रखना, हमेशा 24 दिसंबर के दिन, हमेशा 24 दिसंबर के दिन दिया जाएगा प्रत्येक साल। कितने जिलों को? 6 जिले के, 6 जिले के एक किसान को, 6 जिले के एक किसान को। अच्छा, 24 दिसंबर को क्यों दिया जाएगा? क्योंकि 24 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, किसान दिवस। 24 दिसंबर को किसान दिवस किस की याद में? तो चौधरी चरण सिंह की जयंती की याद में। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी थी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में ऑनलाइन चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब से किया जाएगा? जो आपका ऑनलाइन चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन है वो कब किया जाएगा? तो ध्यान रखना, 24 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर तक, 24 से 28 दिसंबर के मध्य आपका क्या होगा? ऑनलाइन चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 24 से 28 दिसंबर के मध्य किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक किया जाएगा। और इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कला एवं संस्कृति विभाग, राजस्थान सरकार, जवाहर कला केंद्र और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी इंडिया, जो भारत सरकार के अधीन आता है, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। एक तो राजस्थान सरकार का आपका कला एवं संस्कृति विभाग हो गया, एक आपका जवाहर कला केंद्र हो गया, एक चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी इंडिया हो गया। ये तीनों मिलकर क्या करेंगे? इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करेंगे 24 से 28 दिसंबर के मध्य। और इसका उद्घाटन कौन करेगा? तो इसका उद्घाटन किया है राजस्थान सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्री, जिनका नाम है डॉक्टर बी.डी. कल्ला। डॉक्टर बी.डी. कल्ला के द्वारा इसका जो उद्घाटन है वो 24 दिसंबर को किया गया। ठीक है, किया जाएगा, नहीं किया गया। अच्छा, फेस्टिवल की शुरुआत राम किशन चोइल के द्वारा निर्देशित फिल्म गोरू जर्नी ऑफ करेज के साथ रहेगी या होगी। तो ध्यान रखना, ये जो चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन है ये 24 से 28 दिसंबर के मध्य होगा। और इसमें शुरुआत कौन सी फिल्म के द्वारा होगी? तो ध्यान रखेंगे, गोरू जर्नी ऑफ करेज। इस गोरू जर्नी ऑफ करेज फिल्म को निर्देशित किसने किया था? तो राम किशन चोइल ने किया था। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद कर सकता हूँ बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान आवासन मंडल की ओर से रीजनल स्वीप सेंटर बनाया जाएगा, वो कहाँ पर बनाया जाएगा? जो राजस्थान आवासन मंडल है वो क्या करेगा, एक रीजनल स्वीप सेंटर का निर्माण करेगा। रीजनल स्वीप सेंटर का निर्माण करेगा, वो कहाँ पर करेगा? तो ध्यान रखना, इसका जो इसको जो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा आपका जयपुर में। कहाँ पर बनाया जाएगा? जयपुर में। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में बनाया जाएगा। और कहाँ पर बनाया जाएगा वो मैं आपको और बता दूं, जयपुर के अंदर भी कहाँ पर बनाया जाएगा? तो अभी जयपुर के अंदर आपका क्या बनने वाला है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी का निवास स्थान बनने वाला है, या नया भवन तैयार होने वाला है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का, मुख्य निर्वाचन अधिकारी का क्या बनने वाला है? नया ऑफिस बनने वाला है, नया भवन बनने वाला है। तो इसका जो नया भवन बनेगा, उसी नए भवन के अंदर आपका क्या बनेगा? रीजनल स्वीप सेंटर बनेगा। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नए भवन में रीजनल स्वीप सेंटर का निर्माण किया जाएगा जयपुर के अंदर। किसके द्वारा? राजस्थान आवासन मंडल की ओर से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के सबसे बड़े व्यापार संगठनों में से एक एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जितने भी भारत के अंदर बड़े संगठन हैं उसमें से एक है आपका एसोचैम। तो एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एसोचैम के जो नए अध्यक्ष बने वो बने हैं विनीत अग्रवाल। कौन बने हैं? विनीत अग्रवाल एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है अच्छे से। अच्छा, अब ये एसोचैम क्या है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, एसोचैम की फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1920 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली के अंदर है। और इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विनीत अग्रवाल बने हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन बने हैं? तो जो आपका अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है उसके नए डीजीपी कौन बने हैं? तो उसके नए डीजीपी बने हैं सत्येंद्र गर्ग। कौन बने हैं? सत्येंद्र गर्ग आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक या फिर डीजीपी बने हैं, सत्येंद्र गर्ग। अच्छा, कितने केंद्र शासित प्रदेश आपको पता है? तो अभी हमारे टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। टोटल कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 कैसे? देखो, जम्मू कश्मीर भी आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया, लद्दाख भी आपका क्या बन गया? केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और पहले आपका पुदुचेरी है ना, चंडीगढ़, दिल्ली, ये आपके पहले से थे। तो 8 हो गए इस प्रकार से। अब एक आपका जो दमन और द्वीप था ना, दमन और द्वीप वो पहले अलग था, लेकिन अब इसको किसके साथ मिला दिया? अब इसको मिला दिया प्यारे साथियों अंडमान और निकोबार के साथ। किसके साथ मिला दिया? अंडमान व निकोबार के साथ मिला दिया। इसका मतलब ये 9 होने चाहिए थे, लेकिन इन दोनों को एक कर दिया, इसलिए कितने बच गए? 8 बच गए। ये बात पे आपको छोटी सी जानकारी ध्यान रखनी है। अब बात आती है इसके बारे में, तो एस के सिंघल जो बिहार के नए डीजीपी बने हैं, तो ये कुछ अन्य जानकारी भी आपको ध्यान रखनी है। एस के सिंघल बिहार के डीजीपी बने हैं। रणवीर सिंह कृष्णा जो पुदुचेरी के क्या बने हैं? डीजीपी बने हैं, नए डीजीपी बने हैं। और बालाजी श्रीवास्तव जो बने हैं वो दिल्ली के डीजीपी बने हैं। तो ये 3 बातें भी आपको ध्यान रखनी अच्छे से। अच्छा, अंडमान और निकोबार की बात करते हैं तो इसका गठन आपका किया गया था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी आपकी पोर्ट ब्लेयर है अंडमान और निकोबार की। यहाँ के उपराज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी हैं। क्योंकि साथियों मैं आपको बता दूं, जो केंद्र शासित प्रदेश होता है वहां पर जो राज कार्य जो संभालता है वो कौन संभालता है? उपराज्यपाल संभालता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उपराज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी। मुख्य सचिव चेतन भूषण संघी। चेतन भूषण संघी यहाँ के मुख्य सचिव हैं। और यहाँ का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? टी.बी. राधाकृष्णन। टी.बी. राधाकृष्णन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। और यहाँ का जो आपका हाईकोर्ट है अंडमान निकोबार का, वो कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। अच्छा, पूरे भारत में कितने हाईकोर्ट हैं? तो पूरे भारत में प्यारे साथियों 25 हाईकोर्ट हैं। कितने हाईकोर्ट हैं? 25 हाईकोर्ट हैं, है ना। तो ये बात पे आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, 13वां TCS वर्ल्ड 10 के रन 2020 कहाँ शुरू हुआ? TCS वर्ल्ड 10 के रन 2020 कहाँ शुरू हुआ? तो ध्यान रखना, ये जो 13वां TCS वर्ल्ड 10 के रन 2020 जो स्टार्ट हुआ है वो आपका बेंगलुरु के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु के अंदर स्टार्ट हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए, देश का पहला गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी भी आपका कहाँ पर बना? बेंगलुरु के अंदर बना। विप्रो, इन्फोसिस
और इसरो का मुख्यालय भी आपका बेंगलुरु के अंदर है। और भारत की सिलिकॉन वैली या फिर सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, तो आपका बेंगलुरु को ही कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम टीसीएस की बात करते हैं तो टीसीएस की स्थापना 1968 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी और सीईओ का नाम है राजेश गोपीनाथन। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक उच्च स्तरीय संस्मरण समिति गठित करने का निर्णय लिया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो जो आपकी उच्च स्तरीय संस्मरण समिति जो बनेगी उसके अध्यक्ष कौन होने वाले हैं? तो उसके अध्यक्ष होने वाले हैं नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवगठित या फिर नई गठित होने वाली उच्च स्तरीय संस्मरण समिति के क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। ये किसकी जयंती के उपलक्ष्य में इसको बनाया गया, गठन किया जाएगा? तो सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसका गठन किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। इसके अध्यक्ष कौन होने वाले हैं? नरेंद्र मोदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कौन सी समिति गठित होने जा रही है। ठीक है, अच्छा अब हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ बातें चर्चा में लेके आते हैं। देखिए, बात 1939 की है तो 1939 में जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। इसी प्रकार से जो कांग्रेस का जो 52वां अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का 52वां अधिवेशन हुआ था, वो कहां पर हुआ था? हरिपुरा में। कब हुआ था? 1938 में। तो 1938 में हरिपुरा में जो 52वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी किसके द्वारा की गई? बोस के द्वारा की गई। इसी प्रकार से इसके एक साल बाद 1939 में त्रिपुरी के अंदर आपका 53वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता भी बोस के द्वारा की गई। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है 1941 में बर्लिन के अंदर इंडियन लीग की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी? बोस के द्वारा की गई थी। इसी प्रकार से आपको ध्यान होना चाहिए 1943 के अंदर सिंगापुर की सेना को संबोधित करते हुए, सिंगापुर के अंदर ये क्या थे? सेना में थे, तो उसकी सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। कब? 1943 में। किसने दिया? बोस ने दिया। इसी प्रकार से इनका प्रसिद्ध नारा भी आपको ध्यान रखना है। इसका प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा? आजादी दूंगा। ये इनका प्रसिद्ध नारा था। इसी प्रकार से सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दी थी। किसने दी थी? एडोल्फ हिटलर ने दी थी नेताजी की उपाधि। तो ये बात भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखनी है। उम्मीद कर सकता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गृह शिखर सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया गया? गृह शिखर सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो जो गृह शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है वो कौन सा संस्करण था? तो ये 12वां संस्करण था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यहां पर हम बात करते हैं गृह की फुल फॉर्म। तो गृह की फुल फॉर्म है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिट्स असेसमेंट। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिट असेसमेंट इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी थीम क्या है? इस 12वें संस्करण की थीम आपको ध्यान रखने प्यारे साथियों, इसकी थीम है रेजुवेनेटिंग रिसाइलेंट हैबिट्स। ये इसकी थीम है 2020 की 12वें संस्करण की, किसकी? गृह शिखर सम्मेलन की। ठीक है, इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के न्यू जर्सी सीनेट और असेंबली द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? तो न्यू जर्सी सीनेट और असेंबली के द्वारा, न्यू जर्सी सीनेट और असेंबली के द्वारा जो अमेरिका के हैं ये, इनके द्वारा दिया जाने वाला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? तो उनका नाम है प्यारे साथियों धर्मेंद्र। धर्मेंद्र ऐसे पहले भारतीय अभिनेता हैं जिसको न्यू जर्सी सीनेट और असेंबली, यानी अमेरिका का जो न्यू जर्सी सीनेट और असेंबली है उसने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया है। तो बड़ी बात है भारत के लिए, धर्मेंद्र जी के लिए। धर्मेंद्र जी ने ऐसा कर दिखाया है और ये पहले अभिनेता है भारतीय जिनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले डिजिटल एसेट मैनेजमेंट और स्टोरेज प्लेटफॉर्म का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो जो भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट और स्टोरेज जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम रखा गया है डिजीबॉक्स। क्या नाम रखा गया है? डिजीबॉक्स उसका नाम रखा गया है। ये भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट है। डिजिटल एसेट मैनेजमेंट है और क्या है? एक स्टोरेज प्लेटफॉर्म है।
एक स्टोरेज प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखना, भारत का पहला डिजिटल असेट मैनेजमेंट और स्टोरेज प्लेटफॉर्म जिसका नाम रखा गया है डिजीबॉक्स, जिसको हाल ही में क्या किया गया, लॉन्च किया गया। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, उम्मीद कर सकता हूं क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। भारत का पहला डिजिटल असेट मैनेजमेंट और स्टोरेज प्लेटफॉर्म, इसका नाम डिजीबॉक्स होगा, इसको लॉन्च किया गया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन, एटीपी अवार्ड्स 2020 में किसे लगातार तीसरी बार स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? लगातार तीसरी बार कौन से अवार्ड के द्वारा? तो ध्यान रखना, स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन से अवार्ड के तहत? एटीपी अवार्ड्स 2020 के तहत। एटीपी अवार्ड 2020 के तहत तीसरी बार लगातार स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखना, इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। राफेल नडाल ऐसा करने वाले बने हैं, तीसरी बार इनको स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है एटीपी अवार्ड्स 2020 के अंदर। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में और डिस्कस करते हैं। देखिए, सिंगल कैटेगरी में लगातार 18वें साल फैंस फेवरेट अवार्ड्स किसको मिला? 18 साल लगातार, 18वें साल, सोचने की बात है, लगातार 18वें साल फैंस फेवरेट जो अवार्ड मिला वो रोजर फेडरर को मिला। रोजर फेडरर आपके स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। इसी प्रकार से मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर मिला का जो अवार्ड मिला वो मिला आंद्रे रुब्लेव को, जो रूस से बिलोंग करते हैं। इसी प्रकार से कोच ऑफ द ईयर अवार्ड जो मिला वो फर्नांडो विंसेंट को मिला, और फर्नांडो विंसेंट जो हैं वो आंद्रे रुब्लेव के क्या हैं, कोच हैं। इसी प्रकार से न्यू कमर ऑफ द ईयर अवार्ड जो मिला वो कार्लोस अल्काराज को मिला, कार्लोस अल्काराज को मिला, जो स्पेन से बिलोंग करते हैं। न्यू कमर ऑफ द ईयर अवार्ड। इसी प्रकार से कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो मिला वो मिला वासेक पोस्पिसिल को, वासेक पोस्पिसिल को मिला, जो कनाडा से बिलोंग करते हैं। इसी प्रकार से ऑर्थर एज ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है वो किसको मिला? तो वो मिला फ्रांसीसी टाइफो को, फ्रांसीसी टियाफो को ये मिला, जो अमेरिका से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा लॉन्च रिपोर्टिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एस जयशंकर ने इसको क्या किया, लॉन्च किया। जो विदेश मंत्री हैं भारत के एस जयशंकर, इसने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। पुस्तक का नाम है रिपोर्टिंग इंडिया, और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं प्यारे साथियों प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश रिपोर्टिंग इंडिया के लेखक हैं, जिसको एस जयशंकर ने, जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने क्या किया, लॉन्च किया। तो प्यारे साथियों, अगर आप किसी भी इंडिया लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं, इंडिया लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो आपका एसएससी हो, चाहे वो आपका बैंक लेवल हो, चाहे वो आपका रेलवे हो, खासतौर से रेलवे, चाहे वो आपका रेलवे हो, तो इन सभी के अंदर आपको पता है एक या दो क्वेश्चन कम से कम आपके क्या आएंगे, पुस्तक के आएंगे, पुस्तक के लेखकों के बारे में आपके आएंगे। तो हाल ही में जो पुस्तकें लॉन्च हुई हैं उसका मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन इस वीडियो को देखना बड़ा जरूरी है, इस पुस्तक का नाम याद करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप आज से 4 महीने बाद कोई एग्जाम देंगे तो उसके अंदर ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो हाल ही में 6 महीने के अंदर जो पुस्तकें लॉन्च की गई उनके नाम मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक वीडियो अलग से प्रॉपर बना दूंगा, उसमें आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी ने किसे एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया? एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? पीएम मोदी के द्वारा। तो भाई साथियों ध्यान रखना, एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से जो सम्मानित किया गया वो रतन टाटा जी को किया गया। किसको किया गया? रतन जी टाटा को किया गया पीएम मोदी के द्वारा। कौन से अवार्ड से? एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हाल ही में बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, यानी सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ इंडिया की तरफ से बीएसएफ और बांग्लादेश की तरफ से बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश यानी बीजीबी के बीच में 51वीं महानिदेशक स्तर की वार्ता हुई है। वो कहां पर आयोजित हुई है?
51वीं, इससे पहले 50 बार हो चुकी है, अब की बार 51वीं बार महानिदेशक लेवल की क्या हुई है, वार्ता हुई है सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के बीच। तो वो बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है, वो जो वार्ता है वो कहाँ पर आयोजित हुई, तो ये जो वार्ता है प्यारे साथियों, ये गुवाहाटी के अंदर आयोजित हुई। कहाँ पर हुई, गुवाहाटी के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सी। ठीक है। अच्छा, भारत की तरफ से नेतृत्व किसने किया, तो राकेश अस्थाना जी ने किया। और राकेश जी जो अस्थाना है प्यारे साथियों, वो आपके बीएसएफ के क्या है, महानिदेशक हैं। और बांग्लादेश की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया, तो ध्यान रखना सफीनुल इस्लाम ने किया। सफीनुल इस्लाम बीजेपी के क्या है, महानिदेशक हैं। ठीक है। हम यहाँ पर बीएसएफ की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली के अंदर है। इसके महानिदेशक राकेश अस्थाना है। और इसका मोटो क्या है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी ड्यूटी अनटू डेथ। ड्यूटी अनटू डेथ इसका मोटो है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो उम्मीद कर सकता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आज मैं आपके लिए 14 क्वेश्चन लेके आया। अच्छे से मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की, अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। फिर भी अगर कोई कमी रह गई तो आप सजेशन कर सकते हैं, क्या बदलाव करना है मेरे को, जिससे आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिल सके। लेकिन मैं मेरी तरफ से बहुत बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ, फिर भी कमी रह ही जाती है। इंसान गलतियों का पुतला होता है। ठीक है, उम्मीद कर सकता हूँ वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है प्यारे साथियों, तो वीडियो को एक बार आप शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आप शेयर करने में थोड़ी सी आप है ना मूर्खता बरतते हो। मूर्खता तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा आप नादानी बरतते हो। तो आपको नादान नहीं बनना है प्यारे साथियों, क्योंकि किसी को देते हैं ना, तभी हमें वो वापस करता है। तो अगर मेरे से आप बहुत कुछ लेना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा मेरे लिए करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। लेकिन चलते चलते मैं आपसे आज का क्वेश्चन ऑफ द डे पूछता हूं। आज का क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में चर्चा में रहा E20 क्या है। हाल ही में E20 चर्चा में रहा है, ये क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। उम्मीद कर सकता हूं आप जरूर देंगे, कमेंट जरूर करेंगे अगर आपको पता है तो। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस क्लास का PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है प्यारे साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस क्लास का PDF प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।